पूरी सावधानी बरती गई और जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियों को सैनिटाइज किया गया। कोरोना के लिहाज से ये इलाका बेहद संवेदनशील है क्योंकि वहां महामारी के मामले तेजी से बढ़े हैं। यही वजह रही कि कर्फ्यू के दौरान वहां साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया और जयपुर के पुराने शहर के इलाके में जरूरी सेवाओं से जुड़ी जो भी गाड़ियां पहुंची उन्हें पानी से धोया गया। इसके अलावा अंदर जाने से पहले हर शख्स ने सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ किए। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जयपुर के अंदर सब कुछ सैनिटाइज किया जा रहा है। इस वक्त देख सकते हैं कि जयपुर नगर निगम की गाड़ियां तमाम जो इस वक्त कारें आ रही है, जो भी गाड़ी आ रही है उसको सैनिटाइज करके फिर ही वॉल सिटी के अंदर एंट्री दी जा रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में सोशल डिस्टेंसिंग एक मजबूत हथियार है, लिहाजा पुलिस ने इलाके में इससे जुड़े पोस्टर भी लगाए। बचाव का एकमात्र जो ग्राउंड है वो यही है कि आप बार बार सैनिटाइज करें, साबुन से हाथ धोते रहें और एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। जयपुर के पुराने शहर के इस इलाके में कोरोना के 15 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। गुजरात के अहमदाबाद में कुछ लोगों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। लॉकडाउन के दौरान बाहर घूम रहे लोगों को पुलिस समझाने गई थी, तभी कुछ लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में कुछ लोग पुलिस की गाड़ियों पर पथराव करते दिखे। मामला बढ़ने के बाद कुछ और पुलिस वाले वहां पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया। बताया गया कि पथराव में एक पुलिसकर्मी को चोटें भी आई, जिसे अस्पताल भिजवा दिया गया। साथ ही पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। अभी परिस्थिति पूरा कंट्रोल में है और जो जिसने पत्थर मारा वो भी आइडेंटिफाई हो गया। देश में कोरोना वायरस के मामले जितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, लोगों के मन में चीन के खिलाफ गुस्सा भी उतना ही भड़क रहा है। भारत में बोली जाने वाली हर भाषा में गाने गाकर चीन को लानत भेजने वालों की इंटरनेट पर भरमार है। जो ढोलक, हारमोनियम और झाल बजाकर कोरोना वायरस फैलाने के लिए चीन को जी भर के कोस रहे हैं। हरियाणवी लोकगीत रागनी गायकों की एक टोली तो इसके लिए खेत में ही मंडली सजाकर बैठ गई। ईसर कोरोने न दुनिया भर की रोक दे रफ्तार, दुखी रहे मेरा संसार। वहीं भोजपुरी गायक पवन सवरिया ने कोरोना वायरस के बहाने चीन पर भड़ास निकाली। उत्तराखंड के गायकों के एक परिवार ने भी लॉकडाउन के दौरान घर में ही कव्वाली गाकर चीन की हाय हाय शुरू कर दी। गुवाहाटी में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ असम पुलिस ने कार्रवाई की। देश भर में लॉकडाउन लागू होने के बावजूद ये लोग बेवजह सड़कों पर घूमते मिले, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों को रास्ते में रोक रोक कर डंडों से जमकर पीटा। पुलिस ने न किसी बाइक सवार को बख्शा और न ही साइकिल पर जा रहे व्यक्ति को और न ही गाड़ियों से सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों को। जांच के दौरान बेवजह घूमने वालों की पुलिस वालों ने जमकर पिटाई की। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी भी सख्त नजर आई। उन्होंने बेवजह घरों से निकली महिलाओं की पिटाई की। यही नहीं, एक आदमी को तो बीच रास्ते में कान पकड़कर बैठने को कहा गया। यूपी के बस्ती और मेरठ में कोरोना से एक मरीज की मौत के बाद हड़कंप मच गया। बस्ती के जिस शख्स की मौत गोरखपुर के अस्पताल में हुई, उसका इलाज पहले जिला अस्पताल में सामान्य मरीजों के साथ हो रहा था। बस्ती के मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आते ही उसके 6 रिश्तेदारों और इलाज करने वाली टीम से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया। और दूसरों में कोरोना वायरस नहीं फैले, इसके लिए बस्ती की सड़कों पर सख्ती बढ़ा दी गई। जिस व्यक्ति की मौत हुई वो बस्ती के जिस इलाके का रहने वाला था, वहां जाने वाली सड़क की नाकेबंदी कर दी गई। चूंकि जिला अस्पताल में इलाज के दौरान जिस मरीज की मौत हुई उसे आम मरीजों के साथ रखा गया था, इसलिए अब अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप लग रहा है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने चूक के लिए मरीज को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। तो मेन गलती तो मरीज के अटेंडेंट ने और मरीज ने किया कि इस चीज को छिपाया हम लोगों से, और वो मरीज ये कह के भर्ती हुआ था कि हम 1 महीने से बीमार हैं और हमें सांस की प्रॉब्लम है। हालांकि इलाज से जुड़े डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी ही अस्पताल प्रबंधन के रवैये की पोल खोल रहे हैं। एक मास्क पकड़ा दिया जाता है, 10 दिन 15 दिन उसको यूज कीजिए आप, रोज रोज का कोई इस्तेमाल नहीं रहता है। इस हलचल के बीच डीएम के दफ्तर में बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। गुजरात के अहमदाबाद में एक डॉक्टर लोगों की मदद के लिए सामने आए। उन्होंने अपने खेतों में उगाई गई 25 टन ऑर्गेनिक सब्जियां कलेक्टर को सौंप दी, जिससे कि उन सब्जियों से जरूरतमंदों की मदद की जा सके। दरअसल लॉकडाउन की वजह से अब भी ऐसे कई परिवार हैं जो सब्जियां नहीं खरीद पा रहे हैं। ऐसे परिवारों को सब्जियां मुफ्त में मिले, इसके लिए डॉक्टर ने अपने खेतों से निकली सब्जियां कलेक्टर को सौंप दी।
कोरोना की लड़ाई में हमें कौन सी सब्जी खानी चाहिए और क्या कुछ खाना चाहिए यह हमें अंदाज़ा नहीं, लेकिन अहमदाबाद के एक डॉक्टर ने तकरीबन 25 टन जितनी सब्जियां आज अहमदाबाद कलेक्टर को दी हैं, जो नीडी लोग हैं उनको दे। ये वही सब्जियां हैं जो आमतौर पे लोगों की इम्यून सिस्टम बढ़ाती है। तमिलनाडु में बीते 2 दिन से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद सरकार ने लोगों को इससे बचाने के लिए एक पहल की है, जिसके तहत तिरुपुर जिले में के एक बाजार में खास टनल लगाया गया है, जिसे कोरोना डिसइंफेक्शन टनल नाम दिया गया है। ये टनल मार्केट के एंट्री पॉइंट पर लगाया गया है। वहां आने वाले किसी भी शख्स को इस टनल से होकर गुजरना पड़ता है। इस छोटे से टनल से गुजरने में महज 3 से 5 सेकंड का वक्त लगता है और किसी को भी इसके अंदर रुकने की इजाजत नहीं है। इस दौरान टनल से गुजरने वालों पर सैनिटाइजर का छिड़काव होता है। इस टनल से गुजरने की होड़ में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसके लिए हर वक्त पुलिस भी तैनात रहती है। लॉकडाउन का पालन करने के लिए बिहार के गया के सहबाजपुर गांव में लोगों ने अपने घरों के दरवाजों पर लाल कपड़ा बांध दिया, ताकि ना तो कोई सदस्य घर से बाहर जाए और ना ही बाहर का कोई शख्स घर में दाखिल हो। गांव वालों ने बताया कि दरवाजे पर लाल कपड़ा बांधा गया है। इसे देखकर छोटे बच्चे भी घर से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों से घर की लक्ष्मण रेखा पार न करने की अपील की थी, इसलिए गाँव के लोगों ने दरवाजे पर लाल कपड़ा बांधकर उसे लक्ष्मण रेखा मान लिया। लक्ष्मण रेखा टाइप के बोले थे मोदी जी, उसी का हम लोग फॉलो कर रहे हैं। लक्ष्मण रेखा लाल अपने गेट पे कि लक्ष्मण रेखा है, कोई बाहर नहीं जाएगा। दिल्ली में रह रहे जिन लोगों के सामने फिलहाल 2 वक्त की रोटी बड़ी चुनौती बनी हुई है, उनकी मदद के लिए इस्कॉन मंदिर प्रबंधन सामने आया है। अभी हाल यह है कि इस्कॉन मंदिर की रसोई कभी बंद नहीं होती और लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही इस्कॉन मंदिर की 22 रसोइयों में दिन रात खाना बनता रहता है। रसोई में काम कर रहे लोगों का उत्साह बनाए रखने के लिए बीच बीच में जयकारे भी लगते हैं। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। मंदिर प्रबंधन का दावा है कि कुछ उद्योगपतियों और जनता की मदद से वो 5 लाख लोगों को किसी भी वक्त खाना खिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी उनकी पहुंच 2 लाख लोगों तक ही है। कल हम लोगों ने 2 लाख लोगों को खिलाया, आज भी हमारा 2 लाख का टारगेट है। इस्कॉन की कोशिश ऐसा खाना परोसने की है जिससे लोगों की बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़े। इसके लिए खाने में गाय के घी सहित तरह तरह के मसाले डाले जाते हैं। तो राइस बनने के बाद उसमें हम देसी घी डालते हैं गाय का, जो कि इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा डेवलप करता है। और जो कुछ हर्ब्स हैं जैसे तेज पत्ता, काली मिर्च, जावित्री, अदरक, इन सब का ज़्यादा जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तैयार खाना ई रिक्शा की मदद से पश्चिमी दिल्ली से लेकर दक्षिणी दिल्ली के बड़े हिस्से तक पहुंचाया जाता है और फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ये जरूरतमंदों के बीच बंटता है। हरियाणा में सैनिटाइजर की बोतलों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तस्वीरें लगाने पर विवाद हो गया और कांग्रेस ने हरियाणा सरकार पर कोरोना की आड़ में सियासी चाल चलने का आरोप लगा दिया और सैनिटाइजर की बोतल पर मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की तस्वीर लगाने पर सवाल खड़ा कर दिया। कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए हरियाणा सरकार ने शराब की कंपनियों को कुछ दिन तक सैनिटाइजर बनाने के लिए कहा था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्हें बांटा जा सके, लेकिन कांग्रेस ने सैनिटाइजर की बोतलों पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तस्वीर लगे होने पर सवाल उठा दिया। इस आपदा के समय में वस्तुओं की खरीद करके उन पे अपने स्टिकर लगाना, अपने चित्र लगाना कहीं ना कहीं राजनीति के क्रूर चेहरे को दर्शाता है। कांग्रेस ने सवाल उठाया तो हरियाणा सरकार के सलाहकार ने जवाब में पंजाब के मुख्यमंत्री का एक वीडियो शेयर कर दिया और इस वीडियो में सैनिटाइजर की बोतलें नजर आई जिन पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तस्वीरें लगी हुई थी। हरियाणा सरकार के सलाहकार ने ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि सैनिटाइजर की बोतलों पर अमरिंदर सिंह की तस्वीरें उनके आदेश पर लगी थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी इस मामले में ट्वीट किया और ऐसे मुद्दों पर राजनीति को गलत ठहराया। चेन्नई में लॉकडाउन नहीं मानने वाले लोगों को पुलिस ने सड़क पर सजा देकर सबक सिखाया। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया हुआ है, लेकिन इसके बाद भी लोग घरों से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले ऐसे ही कई लोगों को चेन्नई पुलिस ने शहर के एक इलाके में पकड़ लिया और फिर सबक सिखाने के लिए उनसे सड़क पर ही कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई गई। थोड़ी देर बाद पुलिस ने सभी लोगों को सड़क पर नंगे पैर कूदते हुए आगे बढ़ने की सजा दी। इसी तरह शहर के एक दूसरे इलाके में भी पुलिस वाले लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकले लोगों से कान पकड़कर उठक बैठक करवाते दिखे। इतना ही नहीं, लोगों को बाहर निकलने से रोकने के लिए पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड भी लगाए थे, जहाँ
पुलिस के जवान वहां से गुजर रहे लोगों से बाहर निकलने की वजह पूछते और उनका नाम पता लिखते नजर आए। शहर की एक दूसरी सड़क पर भी पुलिस वालों ने घर से बाहर घूम रहे लोगों को पकड़ लिया। सबक सिखाने के लिए पुलिस ने उन्हें कोरोना वायरस से जुड़ा एक मुखौटा पहना दिया और गले में एक तख्ती डाल दी। इसके बाद सभी लोग हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखाई दिए। चंडीगढ़ के मनी माजरा इलाके में एक महिला के बेहोश होने पर इलाके के लोग भड़क गए। बताया गया कि महिला अष्टमी के मौके पर कन्या पूजन के लिए घर से निकली थी। लोगों का आरोप है कि कर्फ्यू लागू होने की वजह से पुलिस ने उसके साथ सख्ती की और महिला सड़क पर ही बेहोश होकर गिर गई। फिर जब पुलिस महिला को अस्पताल ले जाने लगी तो लोगों ने एम्बुलेंस को घेर लिया। कुछ लड़के तो एम्बुलेंस पर डंडे मारने लगे और पत्थरबाजी भी करने लगे। 2 महिलाएं भी एम्बुलेंस के आगे खड़ी नजर आईं। इसके बाद कई पुलिस वाले मौके पर पहुंचे। लोगों के पीछे दौड़ते हुए पुलिस ने उन पर लाठियां फेंकी तो लोग भाग गए। महिला अस्पताल में भर्ती है। ईरान में फंसे शिया मुस्लिम समुदाय के लोगों को भारत वापस लाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें कहा गया कि शिया मुस्लिम समुदाय के 250 भारतीयों को कोरोना पॉजिटिव होने की आशंका की वजह से भारत नहीं लाया जा रहा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सरकार को उन्हें वापस भारत लाने का आदेश दे। लेकिन सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि ईरान से ज्यादातर लोगों की वतन वापसी हो चुकी है और जो लोग अब भी वहां फंसे हुए हैं उनसे भारत सरकार लगातार संपर्क में है। यही नहीं, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन लोगों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं और स्थिति के हिसाब से आगे फैसला लिया जाएगा, जिसके बाद अदालत ने केंद्र के पक्ष पर सहमति जताई। कोरोना वायरस की वजह से मैक्सिको में लॉकडाउन लागू है। लोग वहां घरों के अंदर हैं और सड़कें खाली हैं। ऐसे में वहां अब जानवर सड़कों पर नजर आने लगे हैं। मैक्सिको के क्विंटाना रू राज्य में एक जैगुआर सड़क पर टहलता नजर आया। जैगुआर का ये वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं एक दूसरे इलाके में एक रिजॉर्ट के पास से गुजराती नहर में मगरमच्छ तैरता हुआ दिखाई दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने निजामुद्दीन के तबलीगी जमात मामले में लापरवाही का जिक्र किया। उन्होंने इस घटना में लोकल इंटेलिजेंस की चूक की बात भी कबूली है। ये तो लॉकडाउन के बहुत ही खिलाफ था और इसकी लोकल लोगों को पता होना चाहिए था। लोकल जो वहाँ पर सर्विलेंस है, जो इंटेलिजेंस है, उनको पता होना चाहिए था भाई ऐसा अगर है तो थोड़ा सा गलती तो हुई है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूलू में लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर नहीं निकलने के लिए पुलिस ने यमराज और चित्रगुप्त बने कलाकारों के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। कोरोना वायरस की वजह से अब तक देश भर में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और यही वजह रही कि पुलिस ने यमराज और चित्रगुप्त बने कलाकारों के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। लोगों को कोरोना वायरस के बारे में बताने के लिए दोनों कलाकार यमराज और चित्रगुप्त बनकर शहर की एक सड़क पर बाइक चलाते दिखाई दिए, जबकि एक बाइक पर सवार 2 पुलिस वाले भी उनके साथ चल रहे थे। पीछे पीछे पुलिस की एक गाड़ी भी दिखाई दी जिसके बोनेट पर काले कपड़े में एक आदमी बैठा था और उसने हाथ में एक तलवार ले रखी थी। एक दूसरे वीडियो में यमराज बना कलाकार पुलिस की गाड़ी के बोनेट पर बैठकर लाउडस्पीकर की मदद से लोगों को कोरोना वायरस से बचने की अपील करता दिखाई दिया, जबकि चित्रगुप्त बना कलाकार और काले कपड़े वाला आदमी गाड़ी के अगल बगल चलते नजर आए। इसी तरह एक दूसरे इलाके में भी पुलिस के जवान तीनों कलाकारों के साथ लोगों को जागरूक करते दिखे। इस दौरान यमराज और चित्रगुप्त बने कलाकार एक साथ पुलिस की चलती गाड़ी के बोनेट पर बैठे दिखाई दिए। भारतीय सेना ने जम्मू के रामबन जिले में बर्फबारी में फंस गए 7 लोगों को बचाया। बताया गया कि रामबन के बनिहाल इलाके में पहाड़ी के बीच बर्फबारी में 7 लोगों का एक ग्रुप फंस गया। इसके बाद फंसे हुए लोगों ने मोबाइल फोन के जरिए सेना को खबर दी। खबर मिलने के बाद वहां पहुंचे सेना के जवानों ने सभी लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला और बेस कैंप तक लेकर आए। बचाए गए 7 लोगों में 3 की हालत गंभीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष मंत्रालय के एक ट्वीट को रीट्वीट किया है। इस ट्वीट में शरीर की इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाने के कुछ आसान आयुर्वेदिक उपाय बताए गए हैं जिनके इस्तेमाल से कोरोना वायरस का खतरा कम होगा। कहा गया है कि पूरे दिन केवल गर्म पानी पीना चाहिए। रोज कम से कम 10 मिनट प्राणायाम, योग और ध्यान करने से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन का खाना बनाने में इस्तेमाल करने को कहा गया है। इसके अलावा लोगों से रोज 10 ग्राम च्यवनप्राश खाने को कहा गया है। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च और मुनक्का डालकर बनाई गई हर्बल चाय पीने का जिक्र भी किया गया है। साथ ही दूध में हल्दी डालकर दिन में 1 से 2 बार लेने को कहा गया है ताकि बीमारी की चपेट में आने का खतरा कम हो सके। यूपी के हाथरस में सांसदों और विधायकों ने जिला अस्पताल में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर का दौरा किया, जिसकी वजह से वहां सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पूरी तरह ध्वस्त दिखा।
अस्पताल के जिस हिस्से में कोरोना वायरस के मरीजों को सबसे अलग रखने की व्यवस्था की गई थी, उसी जगह हाथरस के बीजेपी सांसद राजवीर सिंह दिलेर, वहां के स्थानीय विधायक हरिशंकर माहौर, सिकंदरा राव के विधायक वीरेंद्र सिंह राणा के साथ बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का पूरा लाव लश्कर पहुंच गया। इस दौरान कई लोग बिना मास्क लगाए आइसोलेशन वार्ड में घूमते दिखे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा गया। जबकि हाथरस के डीएम खुद सांसद और विधायकों के साथ मौजूद थे। वहीं दौरे के बाद सांसद ने अस्पताल में इंतजाम की तारीफ की। मैं कोई फोन करता हूँ, तुरंत स्वास्थ्य विभाग पहुँचता है, वहाँ टीम पहुँचती है, जांच करती है, पेशेंट कोई पॉजिटिव होता है तो उसे लेके भी आते हैं। आज भी मैंने देखा हॉस्पिटल में 2 पेशेंट आज भी हैं। लखनऊ में कोरोना का एक और मरीज मिला है। कोरोना वायरस की वजह से अस्पताल में भर्ती एक महिला का जो पति था वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अस्पताल में मंगलवार को महिला के पति का सैंपल लिया गया था, जिसे जांच के लिए पुणे भेजा गया था। बाद में महिला के पति का सैंपल भी पॉजिटिव आया है। अब पूरे परिवार को सिविल अस्पताल के क्वारंटीन विभाग में शिफ्ट कर दिया गया है। लखनऊ में अब कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 10 हो गई है। अब ये संख्या जब बड़ी है तो एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं और इनके संपर्क में जो लोग हैं उनकी जांच भी करने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें, दरअसल एक महिला जो पहले कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, उसके बाद उसके साथ रहने वाले उसके पति का भी टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट जब आई तो वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अस्पताल में मंगलवार को महिला के पति का सैंपल लिया गया था और पुणे जाँच के लिए इसको भेजा गया था। जब इसकी रिपोर्ट आई है उसके बाद पूरे परिवार को सिविल लाइंस के क्वारंटीन विभाग में शिफ्ट कर दिया गया है। लखनऊ में अब कोरोना के कुल मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है और ये आंकड़ा अब 10 तक पहुंच गया है। तो एक और मरीज कोरोना पॉजिटिव लखनऊ में आया है और ये संख्या भी इसके साथ बढ़ गई है। 10 का आंकड़ा छूता हुआ ये कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो पहुंच चुकी है। लखनऊ में एक और केस सामने आया है। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, ये महिला और उसका पति जिनकी अब रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, इसके साथ साथ क्या इनके परिवार के और कितने लोग हो सकते हैं जिनकी जांच अब करवाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, पहले महिला की कोरोना पॉजिटिव आई थी और उनके पति की आई है। अब 18 से 1 दर्जन लोग हैं या जो लोग उनके संपर्क में आए हैं, प्रशासन ने सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया है और बाकायदा सिविल अस्पताल में उनका सैंपल भी भेजा गया, यानी उनकी जांच भी कराई जाएगी और क्वारंटाइन भी कर दिया, क्योंकि अब लखनऊ में मरीजों की संख्या 10 हो गई है, जिसमें पति पत्नी भी शामिल है। ये वो महिला है जिनका संबंध, जो में पहली महिला डॉक्टर जब कोरोना की चपेट में आई तो उनके संपर्क में आने की वजह से इनको हुआ था। तो अब इनके पूरे परिवार को सैंपल लिए गए, साथ ही सभी को क्वारंटाइन किया गया और सरकार की तरफ से पूरी एहतियात बरती जा रही है। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो उस जहां पर उनका घर है, आसपास के लोगों को भी क्वारंटाइन किया गया है। अर्पिता, दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में गुरुद्वारे में फंसे लोगों को निकाल लिया गया। ये सभी 28 मार्च से ही वहां फंसे हुए थे। गुरुद्वारे में बड़ी संख्या में लोगों के साथ रहने से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा था। लिहाजा दिल्ली सरकार ने मजनू का टीला इलाके के गुरुद्वारे में फंसे 200 से ज्यादा लोगों को बाहर निकालने का इंतजाम किया और उन्हें डीटीसी की बसों में बिठाकर नेहरू विहार के एक स्कूल में शिफ्ट किया गया। इस वक्त आप देख सकते हैं जो बस यहाँ से निकल रही है, मजनू के टीले से जो बस निकल रही है, गुरुद्वारा के अंदर से निकली 2 बस लगातार यहाँ पर निकल रही है, एक दूसरी बस निकल रही है। इन लोगों को खबर मिली थी कि 28 मार्च को गुरुद्वारे से पंजाब जाने के लिए बस रवाना होगी, जिसके बाद सैकड़ों की तादाद में लोग गुरुद्वारे पहुंच गए थे और वहीं फंस गए थे। इस बीच इन लोगों का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें ये लोग सरकार से मदद की गुहार लगाते नजर आए। बहुत परेशान है। आप अगे बेनती की जाती है कि कुछ ना कुछ इंतजाम करके संगतां नूं वापस भेजा जाए। वहीं पूरे मामले पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी बयान आया और ये साफ कर दिया गया कि इन लोगों के गुरुद्वारे में रहने के दौरान पूरे एहतियात बरते गए। गुरुद्वारे के अलग हॉल में है, ये गुरुद्वारा प्रीमिसेस गुरुद्वारा के अंदर मत्था टेकने वैसे पर्पस के लिए नहीं आए, इसलिए इनको अलग से पहले दिन से एक हॉल दिया गया, अलग हॉल दिया गया है। और इसी बीच इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। इंदौर में कोरोना के 12 नए मरीज सामने आए हैं और इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 75 पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में अब तक कुल 98 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इंदौर में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि 50 से ज्यादा मरीजों को कोरोना कैसे हुआ इसका सोर्स अभी तक पता नहीं चल पाया है और ना ही इनमें से कोई विदेश गया था। मनोज हमारे साथ है। मनोज, अब यही एक बड़ा सवाल है कि क्या ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है जिसकी आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि 50 से ज्यादा जो मरीज, कैसे इनको ये हुआ, कोई सोर्स नहीं पता चल पा रहा है अभी तक।
इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और जिस तरह से इंदौर में जो मामले आए हैं, क्योंकि भोपाल के मामले थे या ग्वालियर, शिवपुरी, या तब दूसरे जो मामले थे उसमें कहीं जबलपुर के खास तौर पर ये पता चल रहा था कि ये विदेश अमुक आदमी गया था और इसके संपर्क में आए या खुद ये विदेश गए थे और विदेश से कोरोना लेकर आए। लेकिन इंदौर के जो मामले हैं कि तादाद तो पहुंच रही है 75 के पार हो रही है, लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे मामले हैं, 50 से ज्यादा, करीब 55-56 मामले ऐसे बताए जा रहे हैं जिनमें ये पता नहीं चल रहा है कि ना तो वो खुद विदेश गए, ना ही वो किसी विदेश से गए किसी आदमी के संपर्क में अगर आए थे तो ये स्थापित हो पा रहा है। इसलिए आशंका है, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा आशंका इस बात की हो रही है कि अगर ऐसे ही मामले रोज एक दर्जन मामले बढ़ते हैं तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है, सामुदायिक जो संक्रमण है, इस बात की आशंका आप डॉक्टर जता रहे हैं। नजर न रखिएगा मनोज। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और नर्सों ने इस्तीफे की पेशकश की है। इन लोगों का आरोप है कि अस्पताल में पीपीई की घटिया क्वालिटी दी गई। यही नहीं, स्टाफ की संख्या के हिसाब से पीपीई की कम मात्रा सप्लाई करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। इसके बाद प्रशासन की तरफ से इस्तीफे की पेशकश करने वाले डॉक्टरों और नर्सों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कुछ डॉक्टरों ने ही इस्तीफे की पेशकश की है, जिस पर विचार किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक ऐसे डॉक्टरों का कॉन्ट्रैक्ट अब रिन्यू नहीं होगा। तो अब ये बात सामने आ रही है कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है अब वो रिन्यू भी नहीं होगा और साथ ही साथ विचार किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने जो इस्तीफा दिया, दरअसल इन्होंने पूरा एक वीडियो बनाकर ये दिखाया कि यहाँ पीपीई जो मिल रहा है उनको, उसकी संख्या भी कम है और उसकी क्वालिटी भी घटिया है। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, अब किस तरीके की कार्रवाई की बात हो रही है और ये समस्या अगर है तो इस समस्या पर भी तो ध्यान देने की जरूरत है। जी बिल्कुल अर्पिता, पीपीई को लेकर तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ जो है वो लगातार आवाज उठा रहे हैं कि उनके अस्पताल में घटिया क्वालिटी की पीपीई है या पीपीई है ही नहीं। ऐसे में जब ये सवाल बड़ा हिंदूराव अस्पताल के डॉक्टर, स्टाफ और जो नर्सेस है उन्होंने उठाया तो रिजाइन उन्होंने दे दिया। कल इस बात को साफ कर दिया गया कि क्योंकि अभी कोरोना वायरस से की महामारी जैसी स्थिति है, ऐसे में इन लोगों के जो रेजिग्नेशन है उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन कड़ा रुख अख्तियार करते हुए एमसीडी की कमिश्नर ने साफ ये कह दिया है कि जो भी लोग इनमें से कॉन्ट्रैक्ट पर हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जाएगा। जी अर्पिता। लॉकडाउन के बीच नागपुर के एक शेल्टर होम में ठहराए गए लोगों ने बदइंतजामी का आरोप लगाया। प्रशासन ने वहां दूसरे राज्यों से आए लोगों को घर लौटने से रोकने के लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम किया है। लेकिन शेल्टर होम में ठहरे हुए लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें खराब खाना परोसा जा रहा है। कुछ लोगों ने तो वहां रखे सब्जी चावल खाने से ही इनकार कर दिया। पानी जैसा सब्जी मिल रहा है अपने को, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। एक रोटी मिल जाता है, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है, पेट ही नहीं भरता उसमें। लोगों की शिकायत के बाद प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। कुछ गड़बड़ है तो उसकी इंक्वायरी की जाएगी और सही में अगर खाना खराब है तो दूसरे एनजीओ के माध्यम से दिया जाएगा। नागपुर के अलग अलग इलाकों में प्रशासन की तरफ से करीब 4000 लोगों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आम लोगों को कोरोना संक्रमण से जुड़ी किसी भी जानकारी को देने के लिए और इससे जुड़ी किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए कोविड-19 फैक्ट चेक यूनिट नाम का एक पोर्टल बनाया है। ये पोर्टल आज सुबह से चालू हो गया है और इस पर ईमेल के जरिए कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी ली जा सकेगी। इस पोर्टल के जरिए लोगों को अहम जानकारी और उनके हर तरह के भ्रम को दूर करने के लिए एम्स और इस मामले से जुड़े जो दूसरे विशेषज्ञ हैं उनकी एक टेक्निकल ग्रुप का गठन किया गया है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के कई लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद सरकार के सामने एक और मुसीबत आ गई है। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में शामिल कई लोग 13 से 19 मार्च के बीच ट्रेन से आंध्र प्रदेश, चेन्नई और रांची तक गए थे, जिसके बाद इन सभी ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की तलाश भी तेज कर दी गई है, क्योंकि इन लोगों के साथ सफर करने वाले यात्री और रेलवे के कर्मचारियों को भी कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा है। हालांकि रेलवे तबलीगी जमात के इन लोगों के साथ सफर करने वाले यात्रियों की पहचान करने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन यात्रियों की संख्या काफी ज्यादा होने की वजह से इस काम में काफी मुश्किल आ रही है। कर्नाटक में लॉकडाउन के बाद भी लोग नियमों का पालन करते नहीं दिख रहे। वहीं बेंगलुरु समेत कई जगहों पर बाजारों में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। कलबुर्गी में सब्जी खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजार में इकट्ठा हो गए। पुलिस की चेतावनी के बाद भी लोगों की भीड़ पर कोई असर नहीं दिखा। हालांकि मैसूरू और बेंगलुरु में कई जगह लोग कोरोना के डर की वजह से एक दूसरे से दूरी बनाकर सामान लेते दिखे।
ब्रिटेन के वेल्स में लॉकडाउन की वजह से खाली पड़ी सड़कों पर जंगली बकरियां घूमती नजर आईं। वहां कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों की वजह से लॉकडाउन लागू है और लोग घरों में कैद हैं, लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए बड़ी तादाद में बकरियां बाहर निकल आईं और खाली पड़ी सड़कों पर घूमने लगी। सड़कों पर घूमने के अलावा ये बकरियां मकानों की चारदीवारी पर भी चढ़ी नजर आईं। मौका पाकर बकरियों ने मकानों के बाहर लगे पौधों और झाड़ियों को भी चरना शुरू कर दिया। लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में कैद थे, जिसका फायदा उठाकर बकरियों का ये झुंड वहां बेरोक टोक घूमता रहा। इस दौरान एक आदमी ने बकरियों की मस्ती का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो वायरल हो गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना की जांच करने गई मेडिकल टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। जांच के लिए गई डॉक्टरों की टीम के मुताबिक उन्हें खबर मिली कि इस इलाके में कुछ लोग कोरोना के संदिग्ध हैं। इसके बाद जब टीम जांच के लिए उन लोगों को लेने गई तो उन पर पथराव कर दिया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उनके साथ प्रशासन के लोग थे, जिसकी वजह से सभी लोग बच गए। नहीं तो हम लोग वही जो स्क्रीनिंग के लिए हमें जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने बोला था उसके लिए हम लोग गए थे। वहाँ पे हम लोग 3 दिन से मेरा डॉक्टर जाके जा रहे हैं, डेली स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। आज भी हमको पॉजिटिव कि कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री मिली थी तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। बस उन्होंने आए, हम लोग ने जैसे ही पूछना शुरू किया पत्थर फेंकना शुरू कर दिए दोनों। देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सावधानी बरत रहे हैं। देश के अलग अलग इलाकों में कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए पुलिस वाले दिन रात निगरानी में जुटे हैं, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर पर भी दिखी, जहां तैनात पुलिस वाले गाड़ियों की जांच करने के साथ ही खुद की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखते दिखाई दिए। फ्लाईओवर से गुजरने वाली हर गाड़ी की जांच में जुटे ये पुलिस वाले थोड़ी देर बाद सैनिटाइजर से हाथ साफ करते दिखे। पुलिसकर्मी सड़कों पर दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन ड्यूटी करनी है तो वो इस तरीके से तैनात रहते हैं और इस बीच वो किस तरीके से अपनी सुरक्षा करते हैं ये देखिए। सैनिटाइज़र जो है वो हर किसी को दिया गया है। इसके अलावा पुलिस वालों के हाथ धोने के लिए पानी और साबुन का भी इंतजाम किया गया, ताकि पुलिस वालों को कोरोना वायरस के खतरे से बचाया जा सके। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की सीमा के पास लॉकडाउन की वजह से फंसे 400 दिहाड़ी मजदूरों को रखा गया। ये वो मजदूर हैं जो छत्तीसगढ़ से पलायन कर दूसरे राज्यों में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इनको सीमा पर ही रोक लिया और वहां मजदूरों को वन विभाग के गोदाम में रखा गया है। लेकिन गोदाम में रह रहे मजदूरों का आरोप है कि प्रशासन ने उनके खाने पीने और रहने की सही व्यवस्था नहीं की है। झारखंड, उड़ीसा, बिहार और महाराष्ट्र के रहने वाले पिछले 4 दिनों से ये मजदूर गोदाम में ही रह रहे हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि सभी मजदूरों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और सभी को लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही जाने दिया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार यहाँ सड़क चेचारी में राहत शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें झारखंड, बिहार के अन्य राज्यों से जो आए हैं वो उनको यहाँ ठहरा के उनकी भोजन व्यवस्था एवं नहाने धोने के लिए अच्छी व्यवस्था यहाँ की गई है और इस संबंध में इनकी मेडिकल चेकअप भी यहाँ पर सभी का लगातार किया जा रहा है। अमेरिका में हुई एक रिसर्च में दावा किया गया कि भारत में कोरोना के बड़े खतरे की उम्मीद कम है, क्योंकि यहाँ के लोगों को टीबी का टीका लगाया गया। न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की इस रिसर्च के मुताबिक जिन देशों में टीबी की बीमारी पर रोकथाम के लिए बीसीजी टीका लगाया जाता है, उन देशों में कोरोना फैलने का खतरा कम हो सकता है। इन देशों में भारत भी है, जहां 1949 से ही बच्चों के जन्म के बाद उन्हें टीबी के टीके लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में हर साल पैदा होने वाले बच्चों में करीब 97% बच्चों को जन्म के 6 महीने के अंदर ही टीबी का टीका लगा दिया जाता है, जबकि अमेरिका, स्पेन, इटली, लेबनान, हॉलैंड और बेल्जियम समेत कई देशों में टीबी का टीका लगाने की कोई योजना नहीं है। रिसर्च में दावा किया गया है कि इसी वजह से इन देशों में कोरोना ज्यादा कहर बरपा रहा है और हजारों लोगों की मौत हो रही है। टीबी पर रोकथाम के लिए इस्तेमाल होने वाली बीसीजी वैक्सीन शरीर को सांस की बीमारियों से लड़ने में मजबूत करती है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, जर्मनी और ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर अब इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का ऐलान कर दिया गया है। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में कोरोना के एक मरीज की मौत के बाद उनके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मरने वाले मरीज के एक परिजन पर डॉक्टर को पीटने का भी आरोप लगा। यही नहीं, मरने वाले मरीज के परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। बताया गया कि मरीज की कोरोना से मौत के बाद उसके परिजनों ने वहां के एक डॉक्टर को पीट दिया। पुलिस ने मरने वाले के एक परिजन को गिरफ्तार कर लिया है और इस घटना के बाद तेलंगाना में डॉक्टर एसोसिएशन ने डॉक्टरों को सुरक्षा मिलने तक काम बंद करने की चेतावनी दी है।
अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पूर्व रागी निर्मल सिंह की कोरोना की बीमारी से मौत हो गई। निर्मल सिंह वेंटिलेटर पर रखे गए थे। हाल ही में विदेश से लौटे निर्मल सिंह को 30 मार्च को सांस फूलने और चक्कर आने की शिकायत के बाद अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, जिस तरीके से ये दुखद समाचार सामने आया है, इनसे और भी लोग जुड़े हुए थे, क्या उन पर भी निगरानी रखी जा रही है अब? देखिए, ये फरवरी महीने में विदेश से लौटे थे और उसके बाद इनके कई कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें चंडीगढ़ में भी एक कार्यक्रम किया गया है, अमृतसर में भी हुआ और पंजाब के कुछ अन्य शहरों में भी धार्मिक कार्यक्रम और समागम किए गए थे, जिसमें इन्होंने शिरकत की थी। तो अब पंजाब सरकार के लिए, चंडीगढ़ प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी कि जो लोग उस कार्यक्रम में गए थे उनके बारे में पता लगाया जाए। फिलहाल इनके जो परिवार के सदस्य हैं, इनकी बेटियां हैं, ड्राइवर हैं, इन सबको आइसोलेट करके रखा गया है। इसके अलावा 6 अन्य लोग हैं जो अब तक सीधे तौर पे पता लगा कि संपर्क में आए थे, उनको भी आइसोलेशन में रखा गया है। लेकिन अन्य कौन लोग, बाहरी लोग कौन थे परिवार के अलावा, इनके नजदीकी लोगों के अलावा जो इनके संपर्क में आए थे, उनके बारे में अभी फिलहाल पता लगाने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान के बूंदी में दवा के छिड़काव के मुद्दे पर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। बताया गया कि वहां कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए दवा का छिड़काव किया जाना था, लेकिन तभी 2 गुट आपस में भिड़ गए और उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। बताया गया कि वहां पंचायत के उप सरपंच समेत कुछ लोग दवा के छिड़काव के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी दूसरे गुट के लोगों से उनकी कहासुनी शुरू हो गई। कुछ ही देर में ये कहासुनी हाथापाई में बदल गई और एक आदमी ने वहां मौजूद उप सरपंच को धक्का दे दिया। धक्का देते ही दोनों गुट के लोग आपस में भिड़ गए और वहां मारपीट शुरू हो गई। इस झड़प में दोनों तरफ के कई लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। बिहार के मुंगेर में कोरोना के एक संदिग्ध परिवार के सदस्यों को क्वारंटीन करने के लिए लेने गई मेडिकल टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया। जिस परिवार को लाने के लिए मेडिकल टीम गई थी, उनमें कुछ दिनों पहले ही एक बच्चे की मौत हुई थी, लेकिन परिवार ने बिना किसी को बताए उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद खबर लगते ही मेडिकल की टीम पुलिस के साथ वहां पहुंची। जब मेडिकल की टीम ने परिवार के सदस्यों को कोरोना संदिग्ध बताकर कहा साथ चलने के लिए, तो वहां मौजूद लोगों ने उन पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों को रोकने की कोशिश पर कर रही पुलिस पर भी पथराव किया गया। बाद में कुछ लोगों के बीच बचाव करने के बाद मेडिकल टीम किसी तरह परिवार के कुछ सदस्यों को जांच के लिए भेज पाई। मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में कैंसर का इलाज कराने आए कई मरीजों और उनके घर वालों को अब फुटपाथ पर वक्त काटना पड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से मुंबई में फंसे इन लोगों का आरोप है कि सरकार की तरफ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही, जिसकी वजह से कई मरीज और उनके घर वाले फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर हैं। लॉकडाउन की वजह से कई परिवार, कई लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं और इस वक्त टाटा हॉस्पिटल के बाहर का जो फुटपाथ है, वहीं पर इन्हें दिन गुजारना पड़ रहा है। ये लोग दूसरे राज्यों से अपनों के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल अस्पताल आए थे। लॉकडाउन लागू होने के बाद जब अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया तो वो वहीं फंस गए। कब से रुके हो, कब से फंसे हो? हम 21 को यहाँ आए थे, तब से 22 को लॉकडाउन हो गया था, तो उसके बाद हम जा नहीं पाए। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से कैंसर का इलाज कराने आई एक बुजुर्ग महिला तो पिछले कई दिनों से फुटपाथ पर रह रही है। आरोप है कि कोरोना के खतरे के बावजूद उन्हें सुरक्षित जगह पर ठहराने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। इलाज कराने के लिए आई थी, कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। 15 दिन से फंसी हुई है यहाँ? हाँ, यहाँ फंसी 15 दिन से। हालांकि लॉकडाउन में फंसे मरीजों और उनके घर वालों की मदद के लिए कुछ सामाजिक संगठन सामने आए हैं जो उन तक खाना पहुंचा रहे हैं। गया में जिला अस्पताल में बदइंतजामी का दावा करने वाला इमामगंज के थाना अध्यक्ष का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में इमामगंज के थाना अध्यक्ष पंकज कुमार जिला अस्पताल में डॉक्टरों और मैनेजर पर गायब रहने का आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं। थाना अध्यक्ष ने वीडियो में आरोप लगाया कि बड़े डॉक्टर अस्पताल से गायब हैं और लोगों का इलाज ANM और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से करवाया जा रहा है। कोरोना वायरस से जारी जंग के बीच थाईलैंड के राजा के खुद को क्वारंटीन करने पर सवाल खड़े हो गए। जानकारी के मुताबिक राजा महा वजीरलंकोन ने जर्मनी के एक आलीशान होटल में 20 महिलाओं और कुछ नौकरों के साथ खुद को क्वारंटीन कर लिया। बताया जा रहा है कि 67 साल के राजा ने इस होटल में ठहरने के लिए प्रशासन से खास इजाजत मांगी थी, क्योंकि जिस इलाके में यह होटल मौजूद है वहां कोरोना की रोकथाम के लिए सभी होटल बंद किए जा चुके हैं। एक होटल में 20 महिलाओं के साथ राजा के खुद को क्वारंटीन करने की वजह से थाईलैंड के लोग उनसे नाराज हैं और लगातार ट्विटर के जरिए #WhyDoWeNeedAKing यानी हमें राजा की क्या जरूरत है पोस्ट पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।
राजस्थान के कोटा में वसंत विहार इलाके को कोरोना का मरीज मिलने के बाद सील कर दिया गया। इसके बाद वहां सैनिटाइज करने पहुंचे कार्यकर्ताओं का लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। बताया गया कि कोरोना का एक मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। इसके बाद वसंत विहार इलाके में कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया है। लेकिन इसके बाद जब वहां एक सामाजिक संस्था के कार्यकर्ता दवा छिड़कने पहुंचे तो लोगों ने उनका तालियां बजाकर स्वागत किया। 7 दिनों से हम लोग कोरोना वायरस का स्प्रे कर रहे हैं, सैनिटाइजर स्प्रे कर रहे हैं। हमने केतुनी पोल सब्जी मंडी सब करी। हमें पता पड़ा कल कि ये बसंत विहार, इसमें तो हमारी पूरी 20 जनों की टीम आज बसंत विहार में स्प्रे करने आई है। हरियाणा के सिरसा में एक महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उस इलाके को सील कर दिया गया। साथ ही इस महिला को रोहतक के एक अस्पताल में इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड में भिजवा दिया गया। और जिस इलाके में इस महिला का मकान है, उस इलाके को सील करने के साथ वहां पुलिस वालों को भी तैनात कर दिया गया। महिला को अस्पताल ले जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम उस इलाके के हर घर के बाहर पहुंची और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां जुटाईं। साथ ही महिला के संपर्क में आने वाले 15 लोगों के सैंपल भी लिए गए। इस दौरान सभी पुलिस वाले और स्वास्थ्य कर्मी मुंह को मास्क से ढके दिखाई दिए। 15 की जो कल सैंपल लिए थे उनकी रिपोर्ट आई, इसमें से 13 नेगेटिव थे और 2 जो केसेस हैं उनके जो बच्चे हैं पेशेंट के, दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए पूरे इलाके में दवा का छिड़काव कर उसे सैनिटाइज किया गया ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। राजस्थान में कोरोना के 12 नए मरीज मिले हैं, जिनमें 11 तबलीगी जमात से जुड़े बताए जा रहे हैं। तबलीगी जमात से जुड़े जो 11 मामले पॉजिटिव हैं, उनमें 7 चूरू और 4 टोंक में मिले हैं। टोंक में तबलीगी जमात के 5 लोगों को पुलिस हॉस्पिटल लेकर गई थी, जिनमें 4 के सैंपल कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये सभी लोग 23 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होकर टोंक लौटे थे, लेकिन इन्होंने किसी को खबर नहीं की। अब इन सभी लोगों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। इन मामलों के साथ राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 120 हो गई और ये आंकड़ा जब अब बढ़ा है तो अब और ज़्यादा डरने की बात और चिंता की बात प्रशासन के लिए, क्योंकि अब उन लोगों को भी देखा जा रहा है जो इनके संपर्क में आए थे, उनको भी आइसोलेट करने की बात सामने आ रही है। दरअसल ये 4 के जो सैंपल थे वो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और ये सभी लोग 23 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होकर टोंक लौटे थे और इन्होंने बताया भी नहीं, किसी को जानकारी भी नहीं दी। अब इन सभी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। भवानी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, अब ये संख्या 120 पहुंच गई है, जो कि चिंता का सबब है। किस तरीके के एहतियाती कदम अब उठाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल चिंता की सबसे बड़ी वजह ये न केवल 120 पहुंचना, जयपुर का रामगंज भीलवाड़ा के बाद में दूसरा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, जहां पर एक ही जगह से एक कॉलोनी है जहां से अभी तक 33 पॉजिटिव आ चुके हैं। आज सुबह जो 9 पॉजिटिव आए उसमें से 7 उसी इलाके के। पूरे उस वॉल सिटी के अंदर कर्फ्यू पहले से ही लगा हुआ था। आज से ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। कॉलोनी में से घर से किसी को नहीं निकलने दिया जाएगा। पुलिस को गलियों के बाद तैनात किया जा रहा है, जिससे कि कोई भी अपने घर से नहीं निकल पाए, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता की वजह है कि किस तरीके से जयपुर के अंदर जो स्थितियां हैं उसको कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा जो तबलीगी जमात के लोग हैं, आज पूरे राजस्थान में एक बार फिर उनकी तलाश हो रही है। 532 आए, जिसमें से 11 पॉजिटिव मिले हैं। जी, मुंबई में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से शहर के कई इलाके खतरनाक जोन में आ गए हैं और उन इलाकों में वर्ली, प्रभादेवी, ताड़देव, मानखुर्द, गोवंडी और मलाड शामिल हैं। इन इलाकों को शहर के नगर निगम यानी बीएमसी ने रेड जोन घोषित किया है, क्योंकि शहर के इन इलाकों में 10 या 10 से ज्यादा कोरोना के मरीज पाए गए हैं। रेड जोन घोषित किए जाने के बाद इन इलाकों में न तो कोई बाहर से जा सकता है और न ही वहां से कोई आ सकता है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोरोना वायरस को शहर के दूसरे इलाकों में फैलने से रोका जा सके। तबलीगी जमात के कार्यक्रम से जुड़े अशरफ खान नाम के एक शख्स ने 13 मार्च को मरकज में आए सभी लोगों से अपील की कि वो जांच में प्रशासन का पूरा सहयोग करें। जो हजरात हमारे यहाँ से 13, 14, 15 के बाद जो मरकज़ बंगले वाली मस्जिद से अपने अपने सूबों में, अपने अपने शहरों में, अपने गांव में जहाँ भी कहीं वापसी पहुँचे हैं, वो सब हजरात से हमारी दरख्वास्त है कि वो अपने जा कर के जहाँ पर भी जो भी सेंटर हैं चेक कराने के, वो अपने आप खुद अपने तौर पर जा कर के वहाँ चेक कराएँ। बराए मेहरबानी इसको ख़ास तौर से इसका ख्याल करें, इसका एहतमाम करें, इसके अंदर ज़रा सी भी कोई किसी तरीके से कोई चूक ना करें।
चीन में कोरोना वायरस का केंद्र रहे वुहान में लॉकडाउन हटने के बाद भी लोग सावधानी बरत रहे हैं। पाबंदी हटते ही दुकानों पर खाने पीने और जरूरत का सामान लेने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। लेकिन इस दौरान सभी लोग बेहद सतर्क नजर आए। प्रशासन की तरफ से दुकानों के बाहर 6.5 फीट ऊंची प्लास्टिक की एक दीवार खड़ी की गई, जिससे कि लोग एक दूसरे के संपर्क में आने से बच सकें। दीवार के पास रखी कुर्सी पर चढ़कर लोग दूसरी ओर से जरूरत का सामान खरीदते दिखाई दिए। इस दौरान लोगों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा और सभी एक दूसरे से दूरी बनाकर कतार में खड़े नजर आए। सुपरमार्केट के बाहर भी खरीदारी के लिए लोग लाइनों में खड़े दिखाई दिए। इस दौरान वहां का एक कर्मचारी लोगों के शरीर के तापमान की स्क्रीनिंग करता नजर आया। एक छोटे से लाउड स्पीकर के जरिए सभी को दूरी बनाकर खड़े रहने और मास्क को सही तरीके से पहनने की सलाह भी दी गई। चीन में अब कोरोना वायरस के नए मामले सामने नहीं आने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अब भी वुहान में 18 अप्रैल तक लोगों के कहीं भी आने जाने पर पूरी तरह रोक है। ओडिशा में शहरों के साथ साथ गांवों में भी लॉकडाउन का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। वहां के मानकापाली गांव में 24 मार्च के बाद से ही पूरे गांव को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। गांव की हर सड़क को लोगों ने बंद कर दिया है। वहां 35 युवक खुद बारी बारी से गांव की सुरक्षा में लगे हैं। यही नहीं, नौपाड़ा जिले के कई गांवों में भी लोग कोरोना के खतरे से दूर रहने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का महत्व समझा रहे हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने कहा कि हो सकता है भारत में कोरोना उतना खतरनाक साबित न हो जितना अमेरिका और यूरोप के देशों में हो रहा है। उन्होंने इसकी कुछ वजहों के बारे में भी बताया। पहला दावा उन्होंने ये किया कि कोरोना उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है जिनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव। भारत में ऐसे लोगों की संख्या केवल 20% है। ऐसे में डॉक्टर श्याम अग्रवाल का दावा है कि भारत में कोरोना का खतरा कम हो सकता है। इसके अलावा उनका दावा है कि अभी तक दुनिया भर में इस वायरस से बुजुर्गों की मौत के मामले ज्यादा आ रहे हैं, जबकि भारत में युवा आबादी ज्यादा है। ऐसे में डॉक्टर श्याम अग्रवाल का कहना है कि यह भी एक वजह हो सकती है जिससे भारत में कोरोना कम खतरनाक रहे। भारतवर्ष में जो वायरस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और उसके डिफरेंस होने की वजह से उसकी विरुलेंस या उस वायरस की कैपेबिलिटी, वो सीरियस बीमारी जिसमें कि बुखार, भर्ती होना, सांस नहीं आना, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ना है, तो वो शायद इंडिया में वो वायरस नहीं है, कम विरुलेंट वायरस है।